हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंसागी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ टाइप दिस। ठीक है, इस टाइप का जब भी हमको कोई फंक्शन गिवन होगा तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे या फिर हम इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं गिवन कि अगर हमको इस टाइप से फंक्शन गिवन होगा तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं गिवन। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे कि हमने फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 8 एंड फॉर्मूला नंबर 7 विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सीखा था, क्योंकि 7 से लेके 10 तक के फॉर्मूले में हमको दिस इक्वल टू दिस कुछ फॉर्मूला नहीं गिवन। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग गिवन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके हम कैसे इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है, और जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 से लेकर 6 तक था, वहाँ पर क्या है, एलएचएस में जो टर्म गिव, अगर एलएचएस साइड वाले टर्म अगर हमको दिख जाते हैं ना, तो आरएचएस में जो फॉर्मूला गिवन है तो वो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसका प्रूफ हमने बहुत ईजिली सीख लिया है। ठीक है, और फॉर्मूले वो लर्न भी करने हैं, 1 से लेकर 6 तक लर्न भी करने हैं, लर्न हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो ईजिली आप यूज़ करेंगे ना उसका, तो यूज़ करते करते आपको लर्न हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला नंबर 7 से लेकर फॉर्मूला नंबर 10 तक इसकी प्रोसेसिंग है, तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, उसका इंटीग्रल, उसकी प्रोसेसिंग गिवन है, तो इसको हम कैसे सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेसिंग है, उसको सीखेंगे। फॉर्मूला नंबर 9 भी मैं करवा चुकी हूँ। फॉर्मूला नंबर 9 जैसे सॉल्व हुआ था वैसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन रूट स्क्वायर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट जब हमने किया था ना, तो हमने वहाँ पर सीखा था फॉर्मूला नंबर 9। ठीक है, कि फॉर्मूला नंबर 9 में जब भी हमको जिस टाइप से फंक्शन गिवन था उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला एक्सरसाइज एग्जाम्पल 10 के सेकेंड पार्ट से सीखेंगे हम 10th टाइप के फॉर्मूले का इंटीग्रल फाइंड करना। ठीक है, तो जैसे कि फॉर्मूला नंबर 9 में था ना कि इसके प्लेस पर हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे 9 था ना, कुछ स्टेप जैसे कि स्टार्टिंग में नए अलग होंगे, वो स्टेप फॉर्मूला नंबर 9 में जो हमने फॉलो किए थे वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे। ठीक है, फिर बाकी का सॉल्यूशन तो फिर सॉल्व कर ही लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। जब भी हमको स्टेप से मिलेगा फंक्शन, हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और जो हमारे पास डिनोमीटर में होता है ना 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लेते हैं a और प्लस हो जाता है b। ठीक है, ये हमको लेना ही है, फॉर्मूला नंबर 9 में भी किया था और इसमें भी। ठीक है, फिर हम अब जैसे कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, तो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 4x का -4 आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2x, और ये आगे हमारे पास a प्लस b। ठीक है, और x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, -4a माइनस 2xa प्लस b। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, x है ना, वेरिएबल है इसके साथ, तो इसको हम लिख लेंगे -2ax, और यहाँ पर लिख लेंगे -4a प्लस b। ठीक है, देखिए अब हमारी क्या प्रोसेस होती है। हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x के कॉफिशिएंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हमारे पास ये दो वेरिएबल्स जो है ना a एंड b, ये अननोन आ गए, तो इसकी भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तो इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का एक पैटर्न होता है, क्या है कि हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड constant terms on both sides। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, इनके टर्म्स को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है -2a। ठीक है, तो यहाँ से हमको a और v की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1/2। सेम हम b के साथ करेंगे, क्या, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, माइनस साइन भी इंक्लूड होगा इसमें, कोई बात नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या गिवन है, 3 गिवन है, और यहाँ पर क्या गिवन है, -4a प्लस b।
ठीक है। फिर यहाँ पर -3 -4 +3 है, -4 है, और a की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दी हमने, क्या है -12 + b। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा b = 3 - 2 = कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो हमको a = मिल गया -12 एंड b = मिल गया 1। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन तो ये गिवन था ना, तो हम इसको ही लिख लेंगे अब, क्योंकि अब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको तो करना ही पड़ेगा, और ये स्टेप्स आपको इजीली समझ आ भी गए होंगे, है ना। 5 - 4x - x² dx। ठीक है, इसके प्लेस पर हमने क्या लिया है, x + 3 के प्लेस पर हमने क्या लिया हुआ है, x + 3 के प्लेस पर हमने ये लिया हुआ था। ठीक है, फिर इसके प्लेस पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर ये टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया ना, तो x + 3 के प्लेस पर हम अब यही पुट करेंगे। ओके, तो हम पुट कर देते हैं -4 - 2xa + b अपॉन √5 - 4x - x² dx। ठीक है, x + 3 के प्लेस पर हमारे पास ये वाला टर्म आ गया था, तो ये इसके स्टेप्स हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टर्म ये हो गया अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, ये कर लेंगे, तो हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस आ जाएंगे जिसको हम इजीली फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो वही कर रहे हैं हम, क्या करें, दिस अपॉन दिस एंड प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे, सेपरेट कर लिया। तो -4 - 2x a अपॉन √5 - 4x - x² dx, ये हो गया, प्लस b, इंटीग्रल का साइन b, और हमारे पास ये आ गया 5 - 4x - x² dx। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने इसको सेपरेट कर लिया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। अब हम इसको ईजिली फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ईजिली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, तो करते हैं। अब हमने ए और, अब आप कहेंगे हमने ए और बी की वैल्यूज़ भी तो निकाली थी। हाँ, तो जो हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकाली थी वो भी लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो जैसे ए की वैल्यू क्या है, -12 है, -12 कॉन्स्टेंट टर्म है, हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं, -1/2, यहाँ पर आ जाएगा -4 - 2x अपॉन √5 - 4x - x² dx। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या आई हुई है, 1 आई हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1/√5 - x - x² dx। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपने देख लिया कि अब हम फंक्शन तो हमारे पास ये है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इन दो टर्म्स में। ठीक है, अब हम इसको क्या ले लेंगे, इसको तो हमने ले लिया -12, तो पहले से लिखा हुआ है, ये हो गया हमारे पास I1। ठीक है, प्लस ये हो गया I2, और ये हमारे पास फंक्शन तो गिवन है ही, ये तो I है ही। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, I1 को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे एंड I2 को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। जो भी I1 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आएगी, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एक साथ कैसे ही सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो I1 क्या है हमारे पास, I1 है हमारे पास -4 - 2x अपॉन √5 - 4x - x² dx। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन तो आप बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं, है ना। एक्सरसाइज 7.2, 7.3 एंड 7.4 में भी सब्स्टिट्यूशन चलेगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखते ही आइडिया आ गया होगा कि अगर हम इस पूरे फंक्शन को t ले लेंगे ना, तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा हमारे पास, तो ये ईजिली हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो पुट 5 - 4x - x² = हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लिख नहीं रही हूँ, टाइम फालतू में लगेगा, आपको तो पता ही है। ठीक है, कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो फिर वो आप अपना लैंग्वेज लिख लेना जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तब। अभी डायरेक्टली कर रही हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -4, और इसका आ जाएगा -2x, और यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस = dt। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर तो t यूज़ करेंगे एंड इसके प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, dt। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है -4 - 2x dx के प्लेस पर तो हम dt लिखे होंगे, और इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया I1 = इसके प्लेस पर तो dt है, dt लिख लिया, अपॉन इसके प्लेस पर t है तो √t हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, t - ½
डी टी। इंटीग्रल तो करना आता ही, अब तो सीख ही गए हैं ना बहुत अच्छे से। तो टी रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, टी रेज़ टू पावर हाफ अपॉन वन अपॉन टू प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू टी, यहाँ से टी आएगा लेकिन ये इस रूट का आएगा। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। बट आंसर टी में नहीं देना, क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में ना, तो जो हमने वैल्यू ली थी ना टी इज इक्वल टू दिस, वो पुट कर देंगे एक्स के फॉर्म वाली। ठीक है, तो टू तो है ही पहले से, टी के प्लेस पर हम ये पुट कर देंगे, क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। बेटा अब हम I1 ले रहे हैं ना, तो हम I1 ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा C1 ले लेंगे, क्योंकि जब I2 सॉल्व करेंगे ना तब वहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट वहाँ भी आएगा, तो वहाँ हम C2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये I1 निकाला, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, I2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो I2 सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे नाउ I2 क्या गिवन, मतलब गिवन क्या था, हमने सॉल्व करके निकाला था ना उसको, अभी क्या था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करके तो आपने देख लिया ना, हमारे पास टर्म्स थे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पर तो कुछ सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे कुछ। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ फॉर्म आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आए या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आए, वो डिपेंड करता है कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक्स के साथ मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, इसके साथ माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा कि माइनस साइन अभी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन ले लिया कॉमन, फिर हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, 4x भी पॉजिटिव हो गया और 5 हमारा हो गया नेगेटिव। ओके, अब हमारे पास, अब आपको पता ही है कि हमारे पास जो भी यहाँ पर टर्म होता है ना, तो हम इसका कैसे बनाते हैं, कौन सा एक टर्म वो होगा जिसको हम एक बार प्लस करेंगे उसका होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर एक बार माइनस करेंगे, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है 1/2 b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, इसी वाले टर्म को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1/2, b के प्लेस पर क्या है 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो हमारे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही करते हैं, है ना, माइनस साइन तो है ही हमारे पास, ये लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो अभी बोला था मैंने वही, है ना, ये कर लिया dx। अब 1/√ माइनस, अब आपको पता ही है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो देखकर ही पता चल गया, तो डायरेक्टली ही समझ ही आ रहा है। ठीक है, कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको अलग से क्या ही समझाऊँ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ हमारा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा -4 एंड -5, ये -4 है। ठीक है, और -5 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -9। ओके, और ये हो गया हमारा dx। अब ये माइनस साइन जो बाहर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा हमारे पास 1/√, जैसे ही माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा नेगेटिव -x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आ गया। हमारे पास आपको दिख रहा है कि किसका फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे हम देखें तो हमारे पास फॉर्मेट आ गया है किस फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला आपने सीखा था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 में ही, मतलब जो फॉर्मूले 6 थे ना उसी में से एक है। क्या था, जब भी हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है dx अपॉन रूट भी है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला आता है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। याद आ गया होगा आपको, है ना, बस सेम ही तो लिखा हुआ, मतलब सेम ही लिखा हुआ है। ये क्या है, dx है, और हमारे a के प्लेस पे 3 स्क्वायर है और x के प्लेस पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि हमको x प्लस 2 का सॉल्व नहीं कर सकते, हमने क्या करना होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, t वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी देखो क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू, हम ले लेंगे t,
सिंगल वेरिएबल आ गया, फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ओके, x+2 के प्लेस पर हम t पुट करेंगे, dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मेट बन के आ जाएगा। dx के प्लेस पर तो dt आ रहा है, सॉरी dx के प्लेस पर तो dt ही आ रहा है, वो लिख लिया dt। ओके, एंड अपॉन में लिख लिया हमने √3² माइनस t²। ठीक है, अब आप देखेंगे सेम ही तो लिखा हुआ है, यहाँ dx a² माइनस x² लिखा हुआ है, यहाँ पर dt अपॉन a² माइनस t² लिखा हुआ है। a के प्लेस पर 3 है और x के प्लेस पर t है। फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, x के प्लेस पर t है तो t लिख लिया, a के प्लेस पर 3 है 3 लिख लिया। ओके, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c2 आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि हम i2 को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो c2 आ गया। ओके, बट यहाँ हमने फिर से t तो जो हमने लिया था ना t इक्वल टू x+2, उसको दोबारा से पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x+2 था ना, x+2 अपॉन 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c2। ओके, इसको हमने, ये हमारा i2 सॉल्व होकर आ गया है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 थी i इज इक्वल टू -1/2 i1 प्लस i2। ओके, तो i1 जो भी फंक्शन था वो फंक्शन हम लिख लेंगे, है ना। तो i1 फंक्शन क्या था हमारा, i1 फंक्शन था x+3 अपॉन √5 - 4x - x² dx। ओके, इज इक्वल टू -½ तो लिखा ही हुआ है, वो लिख लिया। फिर i1 के प्लेस पर क्या आया था, i1 ये है। ठीक है, i1 के प्लेस पर आया था हमारे पास, नहीं ये नहीं है, कहाँ है, एक मिनट को, इक्वेशन नंबर 2, हाँ ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में आया हमारे पास 2 √5 - 4x - x² प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c1। ओके, एंड i2 के प्लेस पर क्या है, i2 के प्लेस पर आया हमारे पास ये आया। ठीक है, साइन इनवर्स x+2 अपॉन 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c2। ओके, अब आप कहेंगे कि मैम ये हाफ है ना, तो हाफ तो i1 के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके साथ तो लिख ही लिया, c1 के साथ क्यों नहीं लिखा बेटा, c1 के साथ लिखेंगे तब भी वो c1 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे भी तो c/2 कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट तो हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, उसमें हम कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करेंगे वो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा -5 - 4x - x², और देखो ये c1 है और ये c2 है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए ना, तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में कितने भी कांस्टेंट होंगे, लास्ट में हमको एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना होता है, फाइनली वो होता है c। कितने भी कांस्टेंट्स आ जाएं, हमने लास्ट में फाइनली एक ही कांस्टेंट लिखना होता है, वो क्या होता है हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, तो c1 और c2 को हम इंक्लूड कर लेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स x+2 अपॉन 3 और c1 c2 को इंक्लूड करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ फाइनली आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है मैंने। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार और। हमारे पास फंक्शन ये था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता ही है, यहाँ तक के स्टेप सेम है, जो हमने फॉर्मूला नंबर 9 में फॉलो किए थे और जो इसमें फॉलो किए हैं बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पर टर्म होता है px + q का फॉर्म होता है ये। ठीक है, px + q का फॉर्म होता है, तो उसके प्लेस में हम क्या लिखते हैं, d/dx, और जो भी हमारे पास ये होता है ना डिनोमिनेटर में, वो लिखते हैं a + b, ये लिखते हैं। फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन लिखा ही हुआ है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो न्यू वेरिएबल्स आ गए थे a b, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया था। इक्वेट करके हमारे पास a की वैल्यू आ गई थी -½ b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब अब जो x+3 था ना, तो x+3 के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, अब ये वाला टर्म पुट किया हमने x+3 के प्लेस पे। ठीक है, तब भी सॉल्व हो पाएगा। तो वो पुट करने के बाद हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये लिख लिया प्लस ये अपॉन दिस सेम लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इस
टर्म को सेपरेट कर लिया प्लस इस टर्म को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद फिर हमारे पास क्या फॉर्मेट आ गया, आई इज इक्वल टू, यहाँ -½ कॉमन आ गया था तो -½ I1 + I2 का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करना होता है, हमने I1 को अलग से सॉल्व करना होता है और I2 को अलग से सॉल्व करना होता है। फिर हमने क्या किया, I1 को सॉल्व किया। ओके, फिर हमने I1 को सॉल्व किया यहाँ से, I1 को सिंपली सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो आता ही है अब बहुत अच्छे से, क्योंकि एक्सरसाइज मतलब सीख ही रहे हैं, 7.2 7.3 से सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया, इजीली आपको आता होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी पता ही होगा। यहाँ पर मैं फाइनली आंसर निकाल दिया I1 का। ठीक है, फिर हमने I2 को सॉल्व किया। I2 के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मेट था। फिर हमने क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, आपको पता है ये वाला स्टेप। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं वो हमने कर लिया इसको। ठीक है, वो करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट आ गया था √3² - x+2। फिर हमने यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना होता है, वो सब्स्टिट्यूट किया एक वेरिएबल के लिए, फिर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमने देखा हमारे यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, वो पुट किया। बस फिर इक्वेशन नंबर जो भी हमारे पास था, क्या था, इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इक्वेशन नंबर 1 में हमने I1 I2 की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये आंसर आएगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। कंडीशन एक ही है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर आप इसको बहुत ईजिली बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी का अब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप से, तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।